जैसे सबसे पहले तो ऐसे समझो कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। यानी कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सब मैटर कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मिट्टी है, पानी है, लकड़ी है, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। और ये पदार्थ मिलकर के बने होते हैं अणुओं से, यानी मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल मिलकर के बने होते हैं एटम से, यानी परमाणुओं से। तो ऐसे कहें कि हम रोजाना जिन भी वस्तुओं को देख पाते हैं, छू पाते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। और मैटर जो है, पदार्थ जो है, बना होता है अणुओं से, यानी मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बने होते हैं परमाणुओं से, यानी एटम से। तो हम पहले शुरुआत करते हैं एटम से ही। तो सबसे पहले जैसे देखें कि शुरू में जो परमाणु है उसको अविभाजित माना जाता था। यानी कि ऐसे माना जाता था कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है और इसको विभाजित नहीं कर सकते आगे, यानी कि ये कंपोनेंट्स का नहीं बना हुआ। और ये बात सबसे पहले 1803 में डाल्टन ने बताई थी। डाल्टन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके करीब 100 साल बाद 1904 में जे जे टॉमसन करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परमाणु को विभाजित करके बताया और बताया कि इसमें ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जैसे ये मैंने क्रोनोलॉजी दे रखी है इधर की तरफ, तो इसको थोड़ा सा समझना रहेगा। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया आपको कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु विभाजित नहीं हो सकता, इसी तरह से याद रखना है इसको। फिर करीब 100 साल बाद जे जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु विभाजित किया जा सकता है और उसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी समझेंगे आप इसको। इसके बाद फिर रदरफोर्ड ने बताया कि इसमें धनावेशित कण होते हैं। यानी जे जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु में ऋणावेशित कण होते हैं जो आगे चल करके इलेक्ट्रॉन कहलाई, और रदरफोर्ड ने बताया कि इसमें धनावेशित कण होते हैं जो आगे चल के फिर प्रोटॉन कहलाई। और इसके बाद फिर इन लोगों ने, रदरफोर्ड ने, जे जे टॉमसन ने, परमाणु की संरचना के शुरुआती मॉडल पेश किए। और इसके बाद नील्स बोहर ने अपना जो मॉडल था इनका उसमें सुधार किया और बताया कि परमाणु के चारों तरफ निश्चित कक्षाएं होती हैं जो वृत्ताकार आकार की होती हैं। तो ये नील्स बोहर ने 1913 में बताया। और उसके बाद फिर आगे चल करके परमाणु की संरचना फाइनल हुई, तो उसको भी समझेंगे अभी। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में कि परमाणु जो है, जो इनके प्रयास थे जे जे टॉमसन के, रदरफोर्ड के और इसके बाद जेम्स चैडविक के, इन लोगों के प्रयासों से पता चला कि परमाणु जो है तीन तरह के, प्रमुख रूप से तीन तरह के कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये जो खोज हुई हैं, इन खोज में इन इन वैज्ञानिकों का नाम आता है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ज्यादा नाम जो आते हैं इन वैज्ञानिकों के आते हैं, इन पर क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक तो मैंने बताया था जे जे टॉमसन का नाम, इन्होंने बताया कि परमाणु में ऋणावेशित कण होते हैं। और इन्होंने एक परमाणु का मॉडल भी पेश किया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। वो हालांकि सही नहीं था मॉडल, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है कि परमाणु के आकार को समझाने के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने पेश किया, तो वो जे जे टॉमसन ने पेश किया। और फिर जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो ऋणावेश होता है, उस ऋणावेश का और उसके जो द्रव्यमान है उसके बारे में जानकारी रॉबर्ट मिलिकन ने दी। ये मिलिकन का नाम आता है। तो मिलिकन का एक प्रयोग आता है जिसमें इन्होंने आवेश के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। फिर इसी कड़ी में नाम आते हैं, हेनरी बेक्वेरेल का नाम आता है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, यानी मैडम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी का नाम आता है, इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों में पोलोनियम और रेडियम की खोज करी। फिर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे अल्फा और बीटा कण निकलते हैं, इनकी खोज रदरफोर्ड ने की। और रदरफोर्ड ने ही परमाणु का एक मॉडल दिया था, इसको अभी आगे समझाऊंगा मैं। रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज करी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। तो ये इन वैज्ञानिकों के नाम आते हैं जो हमें याद करने रहते हैं, इनके वैज्ञानिकों के नाम और इनके काम, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर किस तरह से विन्यसित रहते हैं, इसके लिए ये रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है जिसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि सोने की पतली चादर पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी
और उस अल्फा कणों की बीमारी में उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो अंदर सीधे निकल गए, देखो ये सीधे जा रहे हैं, कुछ बीच में किसी वस्तु से टकरा करके वापस आ गए, देखो ये वापस आ रहा है, और कुछ अल्फा कण डाइवर्ट हो गए, दिशा बदल गई उनकी, इसकी दिशा बदल गई है। तो इस तरह से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, इसको ऐसे करके एक तो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉइल या स्वर्ण पन्नी प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो रदरफोर्ड ने किया, और किस काम के लिए किया, कि परमाणु की संरचना को समझाने के लिए किया। और फिर इसके बाद इन्होंने क्या परमाणु की संरचना समझाई, इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है जिसमें से अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं बिना किसी से टकराए, और बहुत ही छोटा भाग एक केंद्र में होता है जिससे कि अल्फा कण टकरा करके वापस उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। इसको इन्होंने नाभिक का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, और इसी से डाइवर्ट होकर के ये अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं। इससे साबित होता है कि इसका आवेश धनावेश होता है, क्योंकि अल्फा कण पर ऋणावेश होता है, और ऋणावेश जब धनावेश के पास से गुजरेगा तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को समझाया था रदरफोर्ड ने। तो 3 बातें याद रखनी है यहाँ पे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, किस काम के लिए किया, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए किया, और फिर इन्होंने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जो रदरफोर्ड का मॉडल कहलाता है। हालांकि आगे चल करके फिर इसमें सुधार हुए, परंतु इन मॉडल के आधार पर देखो परमाणु की संरचना ऐसे निकल के आती है कि रदरफोर्ड के मॉडल के आधार पर ये बात निकल के आई कि परमाणु के बीच में, देखो मैं ये पॉइंटर के साथ बता रहा हूं आपको, कि परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इनके चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरह से ये रदरफोर्ड ने बोला। लेकिन बाद में फिर रदरफोर्ड के बाद इसमें सुधार किया गया कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऑर्बिटल इस तरह से चक्कर नहीं लगाते, सर्कुलर मोशन में चक्कर नहीं लगाते, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि इनकी ऑर्बिट किसी भी दिशा में हो सकती है। तो ये जो राइट हैंड की तरफ आपको दिख रहा है येलोइश कलर का, ये ज्यादा बढ़िया मॉडल है कि नाभिक बीच में, जिसमें ये रेड कलर के प्रोटॉन दिख रहे हैं और ग्रीन कलर के न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, और इनके साथ ये येलो कलर के इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हर संभव दिशा में चक्कर लगाते हैं। देखो इस वाले मॉडल में तो बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित सर्कुलर है ये, लेकिन इसमें बताया गया कि ये सर्कुलर नहीं है, कहीं भी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा सकता है। तो फाइनली ये वाला मॉडल ज्यादा चलता है कि मतलब एकदम सर्कुलर नहीं होती इनकी कक्षा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब हम यहाँ तक ये जान पाए कि परमाणु 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। ये स्थायी कण होते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये कक्षाएं एकदम निश्चित नहीं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और इनका द्रव्यमान जो होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻27 ग्राम के करीब होता है इनका द्रव्यमान, तो बहुत कम होता है। फिर इनमें धनावेशित कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, और प्रोटॉन का द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है इनकी इलेक्ट्रॉन की तुलना में, ये 10⁻24 ग्राम के करीब होता है, रेंज में होता है। और लगभग इतने ही भारी न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो अब यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। आप देखो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने करी, इन पर ऋणावेश होता है, इनका द्रव्यमान ना के बराबर होता है, और ये परमाणु में बाहर की तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, इन पर धनावेश होता है, इनका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है, और ये नाभिक में रहते हैं, अंदर केंद्र में रहते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, इन पर कोई आवेश नहीं होता, और ये भी नाभिक में प्रोटॉन के साथ ही रहते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से ये परमाणु का मॉडल, जो नया मॉडल है, वो दिया गया। लेकिन जो मैं अभी बता रहा था आपको कि कक्षा जो होती है इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगाने वाली, वो बिल्कुल निश्चित नहीं होती, तो इस तरह की होती है। देखो ये तो नाभिक है जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये बाहर की तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखोगे कि बाहर की तरफ ये बादल जैसी संरचना बनी हुई है, क्लाउड जैसी संरचना बनी हुई है। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन इसी तरह से क्लाउड जैसी संरचना में चक्कर लगाते हैं। तो ये एग्जैक्ट मॉडल है इसका परमाणु का, जो बाद में सुधार होकर के आया नील्स बोहर के बाद और फ्रॉनहोफर के बाद, और भी लोगों ने इसमें अपने योगदान दिए। तो उन योगदानों के बाद में ये बात निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन का जो परिक्रमा पथ होता है वो एकदम निश्चित नहीं होता, बस वो एक क्लाउड की तरह होता है। ठीक है, तो अभी हमारी समझ में ये सारी चीजें आ गई कि परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, और अगर परमाणु की हम परिभाषा देना चाहें तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, वो परमाणु कहलाता है। और परमाणु से मिलकर के बने होते हैं अणु, यानी मॉलिक्यूल्स, अभी आगे मैं समझाऊंगा। और फिर अणुओं से मिलकर के बना होता है पदार्थ,
और पदार्थ को ही हम देख पाते हैं। परमाणु और अणु इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते किसी भी तरीके से। इन्हें तो बस इनकी उपस्थिति के आधार पर और केमिकल रिएक्शंस के आधार पर, उन्हीं के आधार पर हमने इनकी खोज करी है, उन्हीं के आधार पर हमने इनके बारे में जानकारियां जुटाई हैं। तो इस तरह से देखो, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए दिखाई है यहाँ पे, आप देखोगे इसमें। हालांकि मैं ये आइसोटोप समझाऊंगा इसमें, लेकिन फिलहाल ये नाभिक के बीच में और इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाते हैं, और नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक वो दिखाया है एनिमेशन टाइप का, कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन परमाणु में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है। और अभी यहाँ पे ही फिर मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की जितनी संख्या है उस संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो ऐसे कहें, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ऐसे बोलेंगे कि उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो दूसरा यहाँ पे एक शब्द और समझ लें हम, कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, यानी कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो उसका मास नंबर कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इन दोनों के आधार पर हम एक शब्द समझते हैं यहाँ पे, समस्थानिक या आइसोटोप, यानी कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो एक समान हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो परमाणु आपस में समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। तो इसमें देखो डायग्राम में दिख रहा है, ये 3 परमाणु हैं अलग अलग, मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ड्यूटेरियम का परमाणु है, ये ट्राइटियम का परमाणु है। देखोगे आप कि हाइड्रोजन के परमाणु में ये नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन है, दिखा रहा है। इसमें ड्यूटेरियम में देखोगे नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन है, ये पता लग रहा है आपको। और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन के साथ में 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो देखो पहले वाले का इसका इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, लेकिन इनका तीनों का परमाणु क्रमांक देखोगे तो एक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें भी प्रोटॉन की संख्या एक है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या एक है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या एक है। तो तीनों का परमाणु क्रमांक तो एक ही हुआ, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखोगे उसमें क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या भी शामिल होती है, तो इसका द्रव्यमान संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, इसकी द्रव्यमान संख्या 3, यानी 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ये समझ में आ रही है बात सबके? तो आप देखोगे कि इन तीनों परमाणुओं का परमाणु क्रमांक तो एक जैसा है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, और इसीलिए फिर इन तीनों को एक दूसरे का समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो ऐसे बोलेंगे हम कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक समस्थानिक हाइड्रोजन ही कहलाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H1H1। और फिर दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम कहलाता है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2,1H करके। और एक ट्राइटियम है तीसरा समस्थानिक, ये समस्थानिक ऐसे ही करके फिर हम जैसे बोलते हैं कार्बन 12, कार्बन 14, तो वो भी हम ऐसे ही बोलते हैं, ये दोनों भी समस्थानिक हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 12 का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, देखो 6 होगा, और कार्बन 14 का परमाणु क्रमांक भी 6 होगा, लेकिन कार्बन 12 की द्रव्यमान संख्या 12 होगी और इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होगी। तो ऐसे करके हम लिखते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14। इनका अपना अलग यूज है समस्थानिकों का। समस्थानिकों को हम कई तरीके से प्रयोग करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने में, फार्माकोलॉजी, मतलब जो फार्मा साइंस है, दवाइयाँ विकसित होती हैं, मेडिसिन विकसित होती हैं, या शरीर के अंदर उन मेडिसिन की एक्टिविटी देखी जाती है, तो वहाँ पर ये जो समस्थानिक है इनका प्रयोग होता है। और एक समस्थानिक आप जो कॉमनली पढ़ते हैं वो कार्बन डेटिंग में पढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग यानी कि पुरानी जो चट्टानें हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहली चट्टानें, जीवाश्म, उनकी आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कहेंगे कार्बन तिथीकरण या कार्बन डेटिंग की क्रिया जो होती है उसमें हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, जो कि कार्बन 12 का एक समस्थानिक है और ये रेडियो एक्टिव भी होता है। तो अभी हम रेडियो एक्टिविटी को भी पढ़ेंगे, लेकिन रेडियो एक्टिविटी पढ़ने से पहले अब मैं आपको यहाँ पे समराइज करा दूं पूरी बातों को कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, यानी पदार्थ फिर अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज बताई, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के आवेश बताए, उनके द्रव्यमान बताए। फिर मैंने परमाणु का मॉडल बताया, और ये भी बताया कि मॉडल कैसे विकसित हुए। फिर उसमें मैंने बताया कि परमाणु
में के केंद्र में एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर मैंने आपको परमाणु क्रमांक बताए। परमाणु क्रमांक परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। और फिर मैंने आपको द्रव्यमान संख्या बताई। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं। और इसके बाद फिर मैंने आपको समस्थानिक बताए कि वो परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। डायग्राम से समझाई मैंने आपको। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो इस तरह से यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद अणु, यानी मैंने बताया परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु देखो आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहलाता है, हाइड्रोजन का अणु। ऐसे नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन का अणु बना रहे हैं N2। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन बना रहे हैं। ऐसे करके फ्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के फ्लोराइड, फ्लोरीन का अणु बना रहे हैं। क्लोरीन का अणु बन रहा है, ब्रोमीन का अणु बन रहा है, आयोडीन, ऐसी फास्फोरस, सल्फर। तो मतलब परमाणु ही आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं और फिर अणु मिलकर के पदार्थ बनाते हैं और पदार्थ को ही हम देख पाते हैं। फिर एक बार आपको ध्यान रखना है कि ना तो हम परमाणुओं को देख पाते हैं, ना हम अणुओं को देख पाते हैं, हम पदार्थ को देख पाते हैं। और हर वस्तु पदार्थ कहलाती है। और ये पदार्थ जो होते हैं यही अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये आपको चीजें क्लियर कराई इसमें। और क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनमें वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो मतलब हमें समझनी होती है। अब इसके बाद हम समझेंगे रेडियो एक्टिविटी, यानी कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके नाभिक से लगातार कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। इन अदृश्य किरणों को सबसे पहले बैक्वेरेल किरणों का नाम दिया गया और एक वैज्ञानिक थे हेनरी बैक्वेरेल, उन्होंने इनके बारे में पहली बार बताया था। तो सबसे पहले ऐसे कहो कि हेनरी बैक्वेरेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि कुछ परमाणुओं के नाभिक से लगातार अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। ये अदृश्य किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती हैं। इन किरणों को बैक्वेरेल किरणों का नाम दिया गया। और फिर इसके बाद इनका अध्ययन किया रदरफोर्ड ने और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। और जो अध्ययन किया वो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट लगाया था इन्होंने, रदरफोर्ड ने। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर ये एक पदार्थ रखा हुआ है और इसमें एक छेद कर दिया बॉक्स के सामने। और इस बॉक्स के सामने इधर की तरफ, ऊपर की तरफ इन्होंने धनावेशित प्लेट लगा दी है और इधर की तरफ एक नीचे ऋणावेश प्लेट लगा दी है। तो इस छेद में से जो किरणें निकल रही हैं वो इन दोनों प्लेट के बीच में होकर के जा रही हैं। और आगे ये एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी है, फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी है, जिससे कि इनकी उपस्थिति का पता लगे, क्योंकि ये किरणें अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराती हैं तभी दिखाई देती हैं, चमक पैदा करती हैं और इस फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने लगाया था। यानी फिर मैं बताऊं कि एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा और बॉक्स में सामने की तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया जिसमें से रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकल रही हैं। और इनके लिए फिर इन्होंने एक धनावेशित प्लेट और ऋणावेशित प्लेट लगाई, इस प्लेट के बीच में होकर के किरणों को गुजारा और सामने एक पर्दा लगा दिया फोटोग्राफिक फिल्म का, जिससे इन पर टकराएं ये किरणें तो पता लगे। तो इस प्रयोग में इन्होंने देखा कि कुछ किरणें तो धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही हैं। देखो ये किरणें एक साथ आ रही हैं यहाँ तक, यहाँ से फिर कुछ किरणें देखो इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होकर के जा रही हैं और ऊपर की तरफ टकरा रही हैं। कुछ प्लेटें बिल्कुल अपनी सीधी दिशा में जा रही हैं, ना तो धन की तरफ आकर्षित हो रही हैं, ना ऋण की तरफ आकर्षित हो रही हैं, वो सीधे जाकर के टकरा रही हैं। और कुछ प्लेटें ऋणावेश, कुछ जो किरणें हैं वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही हैं और फिर वो इधर जाकर के नीचे की तरफ झुक करके इधर टकरा रही हैं। तो इस तरह से पता चला कि ये जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं जिन्हें शुरू में बैक्वेरेल किरणों का नाम दिया गया था, ये 2-3 तरह की मतलब होती हैं। एक तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता लगा कि रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा टाइप की, बीटा टाइप की और फिर गामा टाइप की। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता लगा। फिर बाद में इनके गुणधर्मों की खोज की गई कि अल्फा किरणों के गुण क्या होते हैं, बीटा के क्या गुण होते हैं और गामा किरणों के गुण क्या होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो हमें सिर्फ क्या पता लग गया कि ये किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अब अगला कि इनके गुणधर्म इन किरणों के, तो अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक की तरह होती हैं, यानी कि ये
इनका जो गुणधर्म है, हीलियम जो एक मतलब एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसके नाभिक से मिलती जुलती हैं। तो ऐसे कहें कि इनकी प्रकृति हीलियम के नाभिक की तरह होती है। और बीटा जो कण है उनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। और जो गामा किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होती है। बाकी कंपैरिजन करने को यहाँ पे पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको भी बता दिया है, लेकिन इनको फिलहाल आप मतलब यहाँ पे ध्यान मत दो, लेकिन समझने के लिए बस इन्होंने बता दिया कंपैरिजन करने के लिए। तो ये प्रकृति है इनकी कि अलग अलग तरह की किरणें किस तरह की प्रकृति शो करती हैं। तो एक बार मैं संक्षेप में अल्फा बीटा गामा को फिर बता दूं। अल्फा किरणों की प्रकृति हीलियम के नाभिक की तरह होती है और इन पर धन आवेश होता है। बीटा किरणों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन की तरह होती है और इन पर ऋणावेश होता है। और गामा किरणों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होती है और इन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद इनकी पेनिट्रेशन क्षमता, यानी कि लोहे की चादर से पार होने की क्षमता, इस पर एक्सपेरिमेंट लगाए गए। तो देखो, अल्फा किरणों की ये चार चादरें अलग अलग रखी हैं। ये पहली चादर तो पेपर है, कागज रखा है, बहुत महीन कागज है। दूसरी पतली प्लेट रखी है। तीसरी इससे मोटी प्लेट है। चौथी ये सबसे मोटी है, कंक्रीट की बनी हुई है। तो इन सभी कणों को देखा कि ये इनकी पार करने की क्षमता, पेनिट्रेशन पावर कितनी है। तो अल्फा कण जो है वो पेपर से ही टकरा करके रह जाते हैं, पेपर को ही पार नहीं कर पाते, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम। बीटा कण जो है ये पेपर को पार करके चले जाते हैं लेकिन पतली प्लेट से रुक जाते हैं। और फिर एक्सरे है। एक्सरे हालांकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है मैंने, लेकिन कंपैरिजन करने को यहाँ बता दिया है कि ये पतली प्लेट को पार करके और मोटी प्लेट पर जाकर के रुक जाती हैं। और गामा किरणें भी यहीं जाकर के रुक जाती हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जो है इन सबको पार करके और कंक्रीट तक पहुंच जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। लेकिन हमें अल्फा बीटा गामा का कंपैरिजन करना है, तो अल्फा बीटा गामा में सबसे कम अल्फा की, फिर उससे ज्यादा बीटा की, फिर उससे ज्यादा गामा की। तो इस तरह से हमें 3-4 बातें फिर से याद रखनी है। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के बारे में कि अल्फा कणों पर ऋणावेश होता है, ये हीलियम के नाभिक की तरह होते हैं और किसी पतली प्लेट को पार करने की इनकी क्षमता सबसे कम होती है। बीटा कण पर ऋणावेश होता है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं और इनकी किसी पतली प्लेट को पार करने की क्षमता अल्फा कणों से ज्यादा होती है। और गामा जो होते हैं वो कण नहीं होते, किरण हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता और इनकी पतली प्लेट को पार करने की क्षमता इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर इन अल्फा बीटा गामा के अलावा भी हम और दूसरी किरणों को देखें तो एक्सरे जो होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, उनकी पार करने की क्षमता, पेनिट्रेशन पावर गामा की बराबर होती है। लेकिन न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर इन सब में सबसे ज्यादा होती है। तो कंपैरिजन करने के लिए बात आ गई यहाँ पे। तो ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। अब ये रेडियो एक्टिव किरणें, ध्यान रखना, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे लिए हानिकारक होती हैं। इसी से पता लग रहा होगा देखो कि पेनिट्रेशन पावर जब ये लोहे की प्लेट को, पतली प्लेट को ही पार कर जाती हैं तो हमारे शरीर को भी पार करके अंदर पहुंचेंगी हमारी कोशिकाओं में। तो ऐसे कहें कि ये जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं हमारे शरीर में अंदर पहुंच करके नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी कोशिकाओं में परिवर्तन ला देती हैं, जिससे कि म्यूटेशन हो जाते हैं और हमें कुछ अवांछित प्रकार के परिवर्तन हमारे शरीर में होने लगते हैं, तमाम रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं अल्फा बीटा गामा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। लेकिन फिर भी हमने इनके कुछ उपयोग ढूंढ लिए हैं रेडियो एक्टिव किरणों के। तो एक तो उपयोग इनका वही जो मैं अभी बता रहा था आपको, कार्बन 14 और कार्बन 12 का, कि कोई पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में जो कार्बन डेटिंग है उसका है। दूसरा, इनका कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 एक पदार्थ होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, उससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, उसका प्रयोग कैंसर थेरेपी में करते हैं। ऐसे ही करके फिर हम जो फसलों के नए नए बीज स्थापित करते हैं, मतलब तैयार करते हैं, तो उन बीजों को तैयार करने में हम म्यूटेशन कराने के लिए रेडियो एक्टिव किरणों का अलग अलग जगह पर उपयोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ जगहों पर हम रेडियो एक्टिव किरणों का उपयोग भी करते हैं, वैज्ञानिक उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वैज्ञानिक उपयोग ही कर सकते हैं हम इनको, और इनको मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में हम यूज करते हैं, वरना तो ये रेडियो एक्टिव किरणें हमारे लिए काफी खतरनाक होती हैं। और सबसे ज्यादा जब परमाणु विस्फोट होता है या परमाणु बिजली घर में कोई दुर्घटना होती है, तब सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकलती हैं और आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो एक तो जब 1945 में, 1945 में जब अमेरिका ने जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम के विस्फोट किए थे, उन दोनों से हिरोशिमा और नागासाकी में इतना ज्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला था कि वहां अभी भी बच्चे जो हैं
विकलांग पैदा होते हैं, यानी अभी भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव किरणें ज़्यादा मात्रा में बनी हुई हैं। दूसरा, फिर 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन में एक परमाणु बिजली घर में दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल परमाणु बिजली घर बोलते हैं उसको। तो उस दुर्घटना में भी रेडियो एक्टिव किरणें ज़्यादा निकली थी और आसपास की जनसंख्या को बहुत नुकसान पहुंचा था। इसके बाद फिर 2011 में 2012 में जापान में सुनामी आई थी। उस सुनामी से जापान के एक तटवर्ती शहर में परमाणु बिजली घर में दुर्घटना हुई थी, उससे भी रेडियो एक्टिव किरणें बड़ी मात्रा में निकली थी, जिससे कि जापान में अफरा तफरी मच गई थी। तो कहने का मतलब है कि रेडियो एक्टिव किरणें हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। तो इस पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं रेडियो एक्टिव किरणों पे। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि रेडियो एक्टिव किरणें जैसे किस तरह से वायुमंडल में मौजूद रहती हैं, किस तरह से वो मतलब हम तक पहुँचती हैं, ह्यूमन तक। तो जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे प्रकृति में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनमें एक तो रेडियम है, पोलोनियम है, कार्बन 14 है, कोबाल्ट 60 है, ट्राइटियम है, ये प्रमुख रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ध्यान रखना है जितने भी भारी तत्व होते हैं, यानी कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 83 से ज्यादा होता है, ये केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग समझते होंगे कि जिन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है वो सब अनस्टेबल होते हैं और ज्यादातर वो रेडियो एक्टिव होते हैं और इनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं। तो जैसे मैं ये डायग्राम लाइन डायग्राम समझा रहा हूँ कि मनुष्य में कैसे पहुंचती है ये किरणें। तो जैसे प्राकृतिक जो पदार्थ हैं रेडियो एक्टिव, वहां से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं और ये वायु में आ जाती हैं। अब वायु के माध्यम से देखो ये तमाम तरीके से मनुष्य में पहुंच रही हैं। देखो ये लाइन डायग्राम है कि वायु के माध्यम से डायरेक्ट रेडिएशन ह्यूमन बीइंग्स में पहुंच रहा है, या फिर ये फसलों में जाकर के जमा हो रही हैं, मिट्टी में जाकर के जमा हो रही हैं, या फिर जानवरों में जा रही हैं, फिर जानवरों से दूध के माध्यम से और जो मीट है उसके माध्यम से हम मनुष्यों में पहुंचती हैं, या फिर सॉइल के माध्यम से सीधे मनुष्य में पहुंचती हैं, या फसलों के माध्यम से जब फसलों के उत्पादों को हम प्रयोग करते हैं तो मनुष्य में पहुंचती हैं। तो इस तरह से विभिन्न तरीके से ये रेडियो एक्टिव किरणें मनुष्य तक पहुंचती हैं, लेकिन कम मात्रा में पहुंचती हैं तब तो नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में पहुंचती हैं तो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस तरह से हमें रेडियो एक्टिव किरणों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इनसे बचने की आवश्यकता होती है। इसलिए जैसा मैंने बताया कि इनका प्रयोग जो है वैज्ञानिक तरीकों से ही किया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें आता है अर्धायु का, हाफ लाइफ का, कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनकी अर्धायु क्या होती है। तो पहली बात तो यह है कि सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों से धीरे धीरे करके रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं, जिससे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ घटते रहते हैं वजन में, द्रव्यमान में, यानी ये नष्ट होते रहते हैं। इसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं पदार्थों का। और जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है, उस टाइम पीरियड को इसको हम कहते हैं अर्धायु, हाफ लाइफ। यानी ऐसे बोलें कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु या हाफ लाइफ क्या होगी, यानी वो समय जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। जैसे मान लो कोई जैसे रेडियम है, या जैसे हम कार्बन 14 की बात करें, कार्बन 14 है 2 ग्राम है प्रकृति में अपने आप रखा हुआ है कहीं पे, तो वो लगभग 5500 साल में अपने आप ही 1 ग्राम रह जाता है। 5500 साल इसकी अर्धायु हो गई। तो ऐसे कहेंगे कार्बन 14 की अर्धायु 5500 साल होती है। अलग अलग पदार्थों की अर्धायु अलग होती है। तो ऐसे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किन पदार्थों की अर्धायु कितनी होती है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अर्धायु कहते किसे हैं। तो सीधा सा मतलब कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए प्रयोग होती है, और कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उस टाइम पीरियड को हम अर्धायु कहते हैं। तो आज इतना ही रेडियो एक्टिव पदार्थ तक ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद फिर हम मतलब इसको आगे देखेंगे।